हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संविदा गुरु के प्लेटफॉर्म पर। केमिस्ट्री का आज हम चौथा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पहले 3 लेक्चर में आपको क्या क्या पढ़ाया था, तो मोल पर आधारित जितने भी फॉर्मूले थे उन पर आधारित सवाल थे। दूसरे लेक्चर में कणों की संख्या के आधार पर आपको जो है मोल का फॉर्मूला बताया था। साथ में एनटीवी पर आयतन के आधार पर भी आपको फॉर्मूला उपयोग करना सिखाया था। और कल के लेक्चर में हमने देखा कि प्रतिशत संगठन क्या होता है और मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं, सवाल कैसे आते हैं, उनके बारे में हमने जानकारी दी। आज हम स्टार्ट करेंगे इसमें फिर रसायन की मूलभूत अवधारणाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आपको सवाल मिलेंगे एग्जाम में, और जैसे कि आप लास्ट ईयर के कुछ पेपर देखेंगे वर्ग 1 के, उसमें भी ये सवाल आए हुए हैं। तो एक बार हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करें। टॉपिक है तुल्यांकी भार। ठीक है, तुल्यांकी भार के बारे में हम जानकारी पढ़ेंगे। तुल्यांकी भार को हम ई से दर्शाते हैं। किताबों में आपको तुल्यांकी भार ई से दर्शाया हुआ मिलेगा। तुल्यांकी भार क्या होता है, तो दोस्तों जैसे अपन ने मोलर द्रव्यमान, परमाणु भार या अणु भार पढ़ा था, इसी तरह कुछ पदार्थों का, तत्वों का, आयनों का, सबका तुल्यांकी भार होता है। और उस तुल्यांकी भार को निकालने का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, जिसको हम लिखते हैं ई बराबर तुल्यांकी भार बराबर, किसी का भी तुल्यांकी भार निकाल लो, तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है ई बराबर उस पदार्थ का या उस तत्व का मोलर द्रव्यमान, जो कि हमने मोलर द्रव्यमान निकालना सीखा था पुराने लेक्चर्स में, बटे में एन कारक। एनएफ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये एनएफ बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी तत्व या किसी यौगिक का मोलर द्रव्यमान लेते हैं और उसको भाग देते हैं एनएफ से, जहां एनएफ को पढ़ते हैं हम एन कारक। तो एनएफ का मतलब दोस्तों क्या हो गया, एन कारक। इस एन कारक के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है कि आपको तुल्यांकी भार कैसे निकालना है। देखिए होता बहुत सारा डिटेल है, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है एग्जाम के लिए, इसलिए हम मेन चीजें पढ़ रहे हैं, वरना तुल्यांकी भार के संबंध में और भी बहुत सारी जानकारियां होती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो तुल्यांकी भार में मोलर द्रव्यमान में एन कारक का भाग देंगे, जिससे हमें किसी भी तत्व या किसी आयन का या किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार मिलेगा। अब बात करें एन कारक की, तो सब कुछ टिका हुआ है एन कारक पर। एन कारक के अलग अलग अर्थ होते हैं। इस सूत्र में एन कारक को तत्व या आयन या पदार्थ की जो प्रकृति है उसके आधार पर उपयोग किया जा सकता है ना। जैसे एन कारक, मान लो आपको सवाल में तत्व दिया है, कोई तत्व है या कोई परमाणु है या कोई आयन है। तत्व मतलब हम परमाणु भी बोल सकते हैं। तो एन कारक का मतलब हो जाएगा उस तत्व या उस आयन की संयोजकता। अब दोस्तों संयोजकता मतलब क्या, तो हर तत्व की एक विशिष्ट संयोजकता होती है, उसका एक विशिष्ट आवेश होता है। संयोजकता मतलब किसी तत्व के बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को बोला जाता है। ठीक है, तो संयोजकता का हम सीधा सा अर्थ यदि निकालें तो हम बोलेंगे उस तत्व का सामान्य आवेश कितना होता है। जैसे हाइड्रोजन पर हम कितना आवेश उपयोग करते हैं, 1 प्लस आवेश, 1 धन आवेश, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन तत्व की संयोजकता 1 है। सोडियम पर कितना आवेश होता है, 1 प्लस आवेश, तो सोडियम आयन की संयोजकता कितनी है, 1 है। पोटेशियम पर कितना आवेश होता है, 1 प्लस, तो उसकी भी संयोजकता 1 है। कैल्शियम पर कितना प्लस होता है, 2 प्लस, तो उसकी संयोजकता कितनी है, 2 है। नाइट्रोजन पे कितना माइनस लेते हैं, 3 माइनस, तो उसकी संयोजकता कितनी है, 3। ऑक्सीजन पर कितना माइनस उपयोग होता है, 2 माइनस, तो उसकी संयोजकता कितनी है, 2। देखिए ये आयन है या ये तत्व के रूप में होते हैं और इनके ही आयन बनते हैं, तो हम इनकी क्या उपयोग कर सकते हैं, संयोजकता। तो एन कारक का मतलब तत्व या आयन की संयोजकता। सवाल यदि तत्व या आयन से संबंधित है तो हम एन कारक संयोजकता अर्थात आवेश लेंगे। एन कारक का और भी अर्थ होता है, यदि आपको किसी सवाल में पदार्थ अम्ल दिया हो तो एन कारक का मतलब होता है अम्ल की क्षारकता, या क्षारकता को कहीं कहीं किताबों में भास्मिकता भी लिखा हुआ मिलेगा। तो एन कारक का मतलब क्या हो जाएगा, अम्ल की क्षारकता या भास्मिकता। बस एन कारक के नाम बदल गए, शब्द बदल गए। अब अम्ल के केस में एन कारक मतलब क्या हो गया, क्षारकता या भास्मिकता। आगे बढ़े तो फिर एन कारक का और क्या मतलब हो सकता है, तो पदार्थ, मान लो कोई क्षार है, आपके सवाल में पदार्थ क्या दिया है, क्षार। तो अब क्षार के केस में एन कारक कौन होगा, तो एन कारक होगी उस क्षार की अम्लीयता या उस क्षार की अम्लता को, उसका क्या बोलेंगे, एन कारक। अब आप बोलेंगे सर क्षारकता क्या, अम्लता क्या, तो ये अभी अपन आगे समझेंगे, मैं आपको सब उदाहरण के तौर पे समझाऊंगा। ठीक है, अगला, हो सकता है कि वो पदार्थ ना अम्ल है ना क्षार है,
यदि पदार्थ अम्ल नहीं है, क्षार नहीं है, तो फिर वो लवण हो सकता है। लवण के केस में एन कारक का उपयोग क्या होता है? तो लवण के लिए हम बोलेंगे किसी लवण के लिए एन कारक का अर्थ है उस लवण में कुल धनावेश या फिर कुल ऋणावेश, दोनों में से कुछ एक लेना है, दोनों मत ले लेना, क्योंकि एक लवण के पास एक धनायनिक भाग होता है, एक ऋणायनिक भाग होता है। जैसे NaCl, आप सबसे कॉमन लवण किसको बोलते हैं? NaCl को। सामान्य लवण होता है, नमक का फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम लवण बोलते हैं। देखिए, लवण वो पदार्थ होते हैं जिसका एक भाग निश्चित रूप से क्लियर धनायन के रूप में होता है, दूसरा भाग निश्चित रूप से क्लियर ऋणायन के रूप में होता है। धनायन ऋणायन से मिलकर जो आपको सूत्र दिखे वो क्या होगा? लवण। एक लवण की पहचान के तौर पर, कि हमको सवाल में पता तो चले कि लवण है क्या, ठीक है। दूसरा, इस लवण में, सामान्य लवण में कभी भी हाइड्रोजन नहीं होगा, कभी भी OH नहीं होगा, क्योंकि यदि हाइड्रोजन हुआ तो वो अम्ल कहलाएगा और यदि OH हुआ तो वो क्या कहलाएगा? क्षार, ठीक है। तो किसी भी लवण के सूत्र में एक भाग धनायन होना चाहिए, धनायन के रूप में हाइड्रोजन नहीं आना चाहिए, यदि हाइड्रोजन आया तो वो अम्ल बन जाएगा। दूसरा भाग ऋणायन होना चाहिए, ऋणायन के रूप में OH नहीं आना चाहिए, यदि OH आ गया मतलब वो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। H और OH को छोड़कर यदि सूत्र में कोई सा भाग धनावेशित है, कोई सा भाग ऋणावेशित है, वो सूत्र क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। तो देखिए, NaCl एक सामान्य लवण है, या तो Na का आवेश ले लेंगे या Cl का, दोनों का मिलाकर नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने क्या लिखा है? लवण में कुल कितना धनावेश या कुल कितना ऋणावेश है उसका उपयोग कहाँ करना है? इस एन कारक की जगह करना है। तो अभी अपन उदाहरण सॉल्व करेंगे, अभी आप एन कारक के मतलब समझिए सिर्फ, ठीक है। और इनके अलावा क्या पदार्थ होते हैं? तो इनके अलावा कुछ पदार्थों को ऑक्सीकारक या अपचायक की श्रेणी में रखा जाता है। ऑक्सीकारक पदार्थ हो या अपचायक पदार्थ हो, दोनों में से कोई भी चलेगा। ऑक्सीकारक या अपचायक पदार्थ के केस में एन कारक का मतलब होता है ऑक्सीकारक या अपचायक पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, ठीक है। अभी ऑक्सीकरण संख्या क्या, तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या भी कैसे निकालते हैं बता दूंगा। ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। देखो, एन कारक के इतने सारे मतलब निकल आते हैं, क्या क्या मतलब निकल आते हैं और किस पर निर्भर कर रहा है कि आपके सवाल में दिया क्या है। तत्व या आयन दिया हो तो एन कारक को संयोजकता बोलेंगे, मतलब आवेश बोलेंगे। यदि सवाल में अम्ल दिया है तो एन कारक को क्षारकता बोलेंगे, क्षारकता या भास्विकता बोलेंगे। पदार्थ यदि सवाल में क्षार दिया है तो एन कारक को क्या पढ़ेंगे? अम्लता। पदार्थ लवण दिया है तो एन कारक को क्या पढ़ेंगे? कुल धनावेश या कुल ऋणावेश। और पदार्थ यदि ऑक्सीकारक या अपचायक है तो एन कारक को क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। तो इतने तरह के एन कारकों के मान होते हैं। यदि आपको ये एन कारक समझ में आ जाएगा तो आपको अब सिर्फ तुल्यांकी भार निकालना है, जैसा कि 2018 के पेपर में आपको दिखेगा। ये तुल्यांकी भार निकालने का क्वेश्चन आया था और वो कैसे सॉल्व करना था वो भी मैं आपको, ठीक है। पर ये बहुत काम का सूत्र है। इस सूत्र से आप आगे जाकर विलयन वाले चैप्टर में मोलरता नार्मलता के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहां भी तुल्यांकी भार का बहुत उपयोग है, इसलिए ये बहुत बेसिक टॉपिक है। चलिए, तो आगे अब इस सूत्र का उपयोग करना सीखते हैं। आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, मैं सूत्र का उपयोग करना सिखाता हूँ, ठीक है। हमारे सामने सूत्र है E बराबर मोलर द्रव्यमान, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर बटे में एन का, ठीक है। अब इसका उपयोग करना देखो सीखते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लो उसने हमको सवाल में पूछा कार्बोनेट आयन। अब कार्बोनेट आयन देखिए, ये सब चीजें आप BSc MSc में पढ़ चुके, इसलिए ऐसा नहीं कि अब मैं आपको इतना बेसिक पढ़ाऊं। कार्बोनेट आयन क्या होता है? CO3 डबल माइनस। उसने अलग कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार क्या आएगा? तो देखिए, हमें किसका तुल्यांकी भार निकालना है? इस कार्बोनेट आयन का। और तुल्यांकी भार का तो एक ही फॉर्मूला है, मोलर द्रव्यमान बटे में एन कारक। मोलर द्रव्यमान हमको जो पदार्थ या जो आयन दिया है उसी का लेंगे। तो एक कार्बोनेट आयन में कार्बन का भार कितना? 12, एक ऑक्सीजन का 16, 3 का कितना? 48, 12 और 48 कितना हो गया? 60। हम बोलेंगे कि कार्बोनेट का मोलर द्रव्यमान कितना है? 60 है। इस कार्बोनेट का एन कारक क्या लेंगे? हमको एन कारक चाहिए अब बटे में। तो इस कार्बोनेट का एन कारक मतलब इसकी संयोजकता। और देखिए, संयोजकता मतलब क्या लिखा है अपन ने? आवेश। ये रहा एन कारक, ठीक है। सवाल किसका आया है? आयन का। क्या लेना है? संयोजकता या आवेश।
तो देखिए आवेश कितना है, 2 है, तो बटे में 2 लिख देंगे, 2 का भाग दे देंगे, तो अब हम बोलेंगे कि कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार कितना है, 30 ग्राम। कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार 30 ग्राम है। ठीक है, और देख लेते हैं। क्वेश्चन आया ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार कितना आएगा, ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, अब देखो ये समपरमाणविक अणु है। समपरमाणविक अणु में एक ही प्रकार का परमाणु है, तो उस तत्व के बारे में हमें जानकारी रहती है, जो एक तत्व होता है उसके बारे में जानकारी रहती है। उसमें बोला ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार कितना इसमें। अब ये गैस है ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस में एक ही ऑक्सीजन तत्व के अलावा कोई तो है नहीं। ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान, तो देखो गैस में ऑक्सीजन कितनी, 2 होगी ना, तो ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना लेंगे अपन यहाँ पर, 32। 2 ऑक्सीजन है तो कितना लेंगे, 32। एक का 16 ले लो, 2 का 32 ले लो, जैसा आप चाहो। ठीक है, एक ऑक्सीजन का आवेश कितना होता है, तत्व ऑक्सीजन तत्व है। ठीक है, इसके अलावा तो फॉर्मूले में कुछ है नहीं। ऑक्सीजन का आवेश कितना होता है, सामान्य आवेश है, सामान्य संयोजकता क्या होती है, -2, मतलब संयोजकता 2 है उसकी। एक ऑक्सीजन की 2 है, तो 2 ऑक्सीजन की कितनी होगी, 4, तो बटे में 4 लिखेंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा, 8। या फिर आप 16/2 भी लिखोगे, एक ऑक्सीजन के हिसाब से 16/2 भी लिखोगे तो भी 8 ग्राम ही है। तो होता ही है ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार कितना होता है, 8 ग्राम। देखो पहला एन कारक का उपयोग करना सिखाया। क्या उपयोग करना सिखाया, आयन या तत्व आ जाए, आयन या तत्व आ जाए तो तुल्यांकी भार कैसे निकालते हो। ठीक है, अब अम्लिक पे आते हैं, है ना, जो मैंने आपको अर्थ लिखवाए उसके आधार पे आते हैं। उसने आपको कोई सा अम्ल दिया और बोला कि इस अम्ल का तुल्यांकी भार निकालो। उसने हमको कोई सा अम्ल दिया और पूछा कि इस अम्ल का तुल्यांकी भार निकालो। अब वो लिख के तो नहीं देगा सवाल में कि ये अम्ल है, वो तो हमको पहचानना है। तो देखो एक साधारण अम्ल की बात करो, अम्ल की तो बहुत सारी परिभाषाएं, लेकिन साधारण अम्ल किसको बोलते हैं। साधारण अम्ल वो होता है, साधारण अम्ल जो प्रोटॉन का त्याग करे। प्रोटॉन मतलब किसका त्याग करे, हाइड्रोजन। ठीक है, प्रोटॉन हमेशा हाइड्रोजन आयन को बोलते हैं, तो प्रोटॉन त्यागने वाला, प्रोटॉन त्यागने वाला हमेशा क्या होता है, साधारण अम्ल होता है। इससे क्या अर्थ निकलता है, हमें कैसे पता चले कि ये सवाल अम्ल का दिया। वैसे तो आप अम्लों से परिचित हैं, चित्त परिचित है, तो सामान्यतः जो प्रोटॉन त्यागने वाले अर्थात जो हाइड्रोजन त्यागेंगे वही क्या है, साधारण अम्ल है। तो हम एक तरह से ये बोल सकते हैं कि साधारण अम्लों में प्रोटॉन होना ही चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला HF, तो HF को हम अम्ल बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन का त्याग करेगा। ठीक है, HCl लिखा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाम आप जानते हैं। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, यही होता है। तो अम्ल हमेशा प्रोटॉन त्यागते, अर्थात अम्लों के सूत्र में कम से कम हाइड्रोजन तो रहेगा ना, इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, अम्ल, और वो प्रोटॉन त्यागेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि अम्ल क्या है। अब आगे चलो, प्रोटॉन त्यागने वाला अम्ल कहलाता है, बराबर। अब इस साधारण अम्ल में प्रोटॉन त्यागने वाले को हम अम्ल बोल रहे हैं, तो फिर क्षारकता शब्द का मतलब क्या होता है वो समझो। क्षारकता का मतलब होता है त्यागे गए हाइड्रोजन आयनों की संख्या, क्योंकि कोई अम्ल जितने ज्यादा हाइड्रोजन त्यागेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, क्षारकता कहलाएगी। तो त्यागे गए हाइड्रोजन आयनों की संख्या को ही हम उस अम्ल की क्या बोलेंगे, क्षारकता। ठीक है, तो पहली चीज तो अम्ल प्रोटॉन त्यागते हैं, मतलब हाइड्रोजन त्यागते हैं, हाइड्रोजन आयन, और जितने वो हाइड्रोजन आयन त्यागेंगे उसके वही उसकी क्या है, क्षारकता है। क्षारकता को और क्या बोल सकते हैं, भाषणिकता। ठीक है, अभी आते हैं कैसे और समझते हैं। ये क्लियर हुआ, तो क्षारकता शब्द समझ में आनी चाहिए, क्योंकि क्षारकता को ही हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एन कारक। क्षारकता को ही यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एन कारक पढ़ेंगे। अब आगे बढ़े तो देखिए, क्षारकता के आधार पर अम्लों को फिर 3 श्रेणी में बांटा जाता है। क्षारकता के आधार पर अम्लों को कितनी, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम क्षारकता की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा समझे इस चीज को। ये उदाहरण मैंने बताया था, आगे अम्लों से संबंधित कुछ जानकारियां। क्षारकता के आधार पर यदि हम देखें तो अम्ल के 3 प्रकार। क्षारकता के आधार पर अम्ल के प्रकार। तो आप देखो क्षारकता के आधार पर अम्ल के प्रकार क्या क्या, 3 तरह के अम्ल। ठीक, एक क्षारकीय अम्ल। एक क्षारकीय अम्ल का मतलब क्या,
इसकी क्षारकता कितनी होगी? एक। क्षारकता एक का मतलब वो एक बार ही क्या त्याग सकता है? प्रोटॉन, मतलब हाइड्रोजन त्याग सकता है। ठीक है। दूसरा होता है द्विक्षारकीय अम्ल। द्विक्षारकीय अम्ल का मतलब क्षारकता कितनी? 2। क्षारकता 2 का मतलब क्या? वो कितनी बार प्रोटॉन त्यागेगा? कितनी बार हाइड्रोजन त्यागेगा? 2 बार हाइड्रोजन त्यागेगा। ठीक है। और एक होता है त्रिक्षारकीय अम्ल। त्रिक्षारकीय अम्ल का मतलब क्या? त्रिक्षारकीय अम्ल, त्रिक्षारकीय अम्ल का मतलब है कि उसकी क्षारकता कितनी होगी? क्षारकता 3 होगी। क्षारकता 3 होगी। क्षारकता 3 का मतलब कितनी बार हाइड्रोजन त्यागेगा वो? अब 3 बार। ठीक है। अब थोड़ी सी काम की चीजें और, एक क्षारकीय अम्ल में कौन कौन आते हैं? देखो, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, उनके बारे में जानकारी लें। ठीक है। एक क्षारकीय अम्ल पता होने चाहिए। इन सब के कॉन्सेप्ट उनके चैप्टरों में होते हैं, अम्ल क्षार सिद्धांत होते हैं, वहां पे पढ़ते हैं, या अकार्बनिक रसायन में पढ़ते हैं। लेकिन अभी के लिए तो याद रखने के लिए आपको एग्जाम में सवाल बने। ठीक है। वरना तो बहुत लेंदी चीजें हैं कि कैसे वो एक क्षारकीय, कैसे वो द्विक्षारकीय, वो सब बात की बात होती है। एक क्षारकीय अम्ल है, उसकी क्षारकता 1 है, अर्थात उसका एन कारक कितना है? 1। मैं क्षारकता को अम्ल के लिए क्या बोल रहा हूँ? एन कारक, है ना? ये बात समझ लेना। एक क्षारकीय अम्ल में वो अम्ल तो जरूर आएंगे जिनके पास कम से कम 1 हाइड्रोजन हो। इतना तो दिमाग चलता है कि कौन से अम्ल जिनके पास कम से कम 1 हाइड्रोजन हो, तो वो तो अपना 1 हाइड्रोजन त्याग सकते हैं। ठीक है। कौन से अम्ल हो गए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, आपके पास आपने पढ़ा हुआ है। और कौन सा हो गया? नाइट्रिक अम्ल। एक क्षारकीय अम्ल हो सकता है। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या? HNO3। ठीक है। नाइट्रस अम्ल HNO2 एक बार हाइड्रोजन का त्याग कर ही सकता है। और एक क्षारकीय अम्ल में क्या? तो देखो, एक क्षारकीय अम्ल में ऑर्थोबोरिक अम्ल H3BO3। अब इसमें है 3 हाइड्रोजन। पहले मैंने वो उदाहरण बताया जिसमें कम से कम 1 हाइड्रोजन है, तो एक क्षारकीय तो कहलाएगा, इसमें दो मत वाली बात ही। ठीक है। तो इतना तो हमको पता है। लेकिन अब वो उदाहरण जिनमें हाइड्रोजन ज्यादा है फिर भी वो एक ही हाइड्रोजन त्याग सकते हैं, उसमें एक कौन? ऑर्थोबोरिक अम्ल। ऑर्थोबोरिक अम्ल है H3BO3। इसका ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, और बहुत सिंपल सा, कि ऑर्थोबोरिक अम्ल कैसा अम्ल है पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछते हैं, क्योंकि जहां गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं वहीं से क्वेश्चन बनता भी है। कि क्षारकता सबको तो पता रहती है ऑलमोस्ट, वो सोचता है कि 3 हाइड्रोजन त्यागेगा, मतलब 3 हाइड्रोजन है तो 3 ही त्याग देगा, ऐसा कुछ नहीं है। संरचना पे निर्भर करता है, उसकी टेंडेंसी क्या है उस पर निर्भर करता है। तो ऑर्थोबोरिक अम्ल का पूरा एक केमिस्ट्री होता है, उसके बारे में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलता है, बाद में समझे। अभी के केस में ऑर्थोबोरिक अम्ल क्या है? एक क्षारकीय है, जबकि हाइड्रोजन तो उसके पास 3 है, पर त्याग केवल 1 का करेगा। त्याग 1 का करेगा। और देख लो कौन सा है, H3PO2। इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, लेकिन त्यागेगा कितना? 1। नाम है इसका हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। फास्फोरस अम्ल के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसमें से एक ही होता है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। एक छात्र, इसका भी क्वेश्चन आता है, आपको मिलेगा। इससे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा और नेक्स्ट, ऐसे यौगिक जिनमें एक बार कम से कम एक बार COOH समूह हो, क्योंकि COOH समूह एक बार होगा तो COOH का H बाहर निकलेगा। COOH एक बार COOH समूह हो तो भी वो क्या कहलाएगा? एक क्षारकीय। तो इतने एक क्षारकीय अम्ल, उनमें चलो ये जिनके पास 1 हाइड्रोजन है वो तो याद रह जाते हैं, लेकिन जिनमें ज्यादा हाइड्रोजन है उनको तो याद करना है ना। और जिनमें एक बार COOH समूह आएगा, कम से कम वो एक क्षारकीय होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे CH3COOH एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल में ये COOH हाइड्रोजन का त्याग करेगा, ये हाइड्रोजन का त्याग नहीं होगा। ठीक है। ये वाला ध्रुवीय है तो इसका त्याग हो जाएगा, या बाहर निकल जाएगा। तो कितना बार COOH आया? एक बार, तो ये एक क्षारकीय। तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। द्विक्षारकीय अम्ल के उदाहरण पर आते हैं। द्विक्षारकीय अम्ल में कम से कम वो जिनके पास 2 हाइड्रोजन होंगे और वो दोनों का त्याग कर सकते हैं, कम से कम वो ले सकते हो, जिसमें सबसे कॉमन H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सबसे कॉमन जो कि पूछता है। और इसी के सवाल ज्यादा भी आते हैं, नॉर्मलता मोलरता में तो यही चलता रहता है। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर एक और चलता है ऑक्जेलिक अम्ल, COOH सिंगल बॉन्ड COOH। कितनी बार COOH आया? 2 बार। तो द्विक्षारकीय। एक बार आया एक क्षारकीय, 2 बार आया तो क्या? द्विक्षारकीय।
H2O। अब ये जल का अणु हाइड्रोजन का त्याग नहीं करेगा, केवल ये वाले हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, इसलिए ऑक्जेलिक अम्ल, सूत्र का नाम क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल, याद होना चाहिए ऑक्जेलिक अम्ल। केमिस्ट्री वाले हैं आप तो कम से कम सूत्र पूरे क्लियर होने चाहिए आपके पास, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल द्विक्षारकीय है। और देख लो एक तीसरा और फिर महत्वपूर्ण, H3PO3, देखो अंतर, PO2 और ये क्या है PO3, कितना हाइड्रोजन त्यागेगा है 3 लेकिन त्यागेगा 2, इसलिए द्विक्षारकीय में नाम इसका ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, ठीक है, ये ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल कहलाता है। पहला वाला क्या था, हाइपोफॉस्फोरस, ये क्या है ऑर्थोफॉस्फोरस, अंतर है, सूत्र में अंतर है, नाम में अंतर है, ठीक है। द्विक्षारकीय अम्ल में एक उदाहरण H3PO4, देखो H3PO2, H3PO3 और तीसरे नंबर, तीसरे वाले में क्या है H3PO4, और H3PO4 का नाम क्या, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, ये फॉस्फोरिक अम्ल है, पहले वाले दो फास्फोरस थे, ये फॉस्फोरिक है, तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है ना। या फिर जिनमें 3 बार COOH आ जाए वो यौगिक भी त्रिक्षारकीय होते हैं, पर इतना वो नहीं पूछते हैं, ये काम के उदाहरण, ठीक है। यदि आपको ये पता है तो आप इनमें से किसी का भी तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। ये सब अम्ल है, अम्ल के लिए हम इनकी क्षारकता N कारक के रूप में क्या लेंगे, क्षारकता। अब उसने मान लो आपसे सवाल पूछ लिया एग्जाम में कि सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार कितना होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार कितना होता है। तो देखो हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर सल्फ्यूरिक अम्ल लें, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार निकालते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है, फॉर्मूला तो यही उपयोग होगा। पहले तो हम सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या लेंगे, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान सल्फ्यूरिक अम्ल का 98 होता है, ठीक है। कैसे निकालते हैं वो अब आपको आता है, 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2, 1 सल्फर 32, 4 ऑक्सीजन 64, 64 प्लस 32 प्लस 2 98 आ जाएगा, देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता कितनी है 2, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल के केस में हम यहाँ पर N कारक क्या लेंगे 2 लेंगे, मतलब 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार कितना निकलेगा 49 ग्राम। सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार कितना निकलेगा 49 ग्राम। तो देखो अम्ल के उदाहरण, इससे पहले 2 उदाहरण आयन और तत्व के पढ़ा है, अब किसका उदाहरण, अम्ल, ठीक है। अभी सवाल भी आपको कुछ बताऊंगा, देखना बहुत इजी क्वेश्चन आता है। मान लो उसने पूछा ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार निकाल के बताइए, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। ये क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल है, 2 ऑक्जेलिक अम्ल होते हैं, एक निर्जल भी होता है, निर्जल मतलब जिसमें जल नहीं लेते हैं, वो निर्जल ऑक्जेलिक अम्ल। यदि सवाल में उसने निर्जल नहीं लिखा है तो आपको सामान्य इसी की बात करनी, ठीक है। निर्जल लिख के देगा तो जल हटाकर बात करनी, ये ध्यान रखना, बाकी सब वही रहेगा। अब इस ऑक्जेलिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान कितना, तो आप इसके अंदर जो जो परमाणु आ रहे हैं सबका भार जोड़ लेना, साथ में जल का, एक जल का भार 18 होता है, 2 जल का भार कितना 36, तो 36 तो इसी का हो जाएगा। बाकी COOH का परमाणु भार कितना, तो कार्बन 12, ठीक है 12 और 32, ये कितना हो जाएगा 44, 2 ऑक्सीजन है 44 और 1 हाइड्रोजन 45, 45 45 90, 90 प्लस 36 कितना हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान 126। ऑक्जेलिक अम्ल भी कैसा है, द्विक्षारकीय, तो N कारक, देखो N कारक क्या लेंगे वहां पर, N कारक 126 बटा N कारक क्या 2, क्यों द्विक्षारकीय, अम्ल के केस में क्षारकता N कारक है, क्षारकता 2 तो बटे में 2 लिखा, ठीक है। और इसका तुल्यांकी भार कितना आया 63 ग्राम, हम बोलेंगे ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार 63 ग्राम। तो दोस्तों आप इनमें से किसी का भी तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं, और एक अम्ल की पहचान है कि उसमें हमेशा प्रोटॉन त्यागने की क्षमता होती है, अर्थात कि वो अम्ल हाइड्रोजन से बना हुआ था, उसमें हाइड्रोजन तो आ गई है, ठीक है। अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो बहुत सरल आते हैं, बस ये कि आपको सॉल्व करते आना चाहिए, आपको एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, बस इतना है। तो क्षारकता आप समझ में आ गया आपको, चलिए ये तो अम्ल का केस हुआ। अब देखो N कारक क्षार के लिए भी लेते हैं, क्षार के लिए N कारक का मतलब क्या होता है, अम्लता, तो अब क्षार पर आ जाते हैं। आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। आप एक बार और वीडियो देखेंगे आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। चलिए अब आते हैं क्षार के केस में, वो अम्ल के उदाहरण भी मैंने 2 बता दिए हैं, बाकी अभी क्वेश्चन के रूप में बता दूं। क्षार के केस में हम N कारक का मतलब क्या लेते हैं, अम्लता लेते हैं।
क्षार के लिए अम्लता का मतलब क्या, या अम्लीयता का मतलब क्या, अम्लता बोल दो या अम्लीयता बोल दो, एक ही बात, ठीक है। अम्लता का मतलब होता है क्षार द्वारा त्यागे गए हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या, OH माइनस को हाइड्रोक्साइड आयन पढ़ेंगे या फिर हाइड्रोक्सिल आयन। इसका अर्थ क्या हुआ, एक साधारण क्षार के पास ऋण आयन के रूप में OH होता है। साधारण क्षार की बात करो, ऐसे तो क्षार अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, है ना। लुईस क्षार सिद्धांत अलग होता है, ब्राउन्सफेल्ड-लॉरी क्षार का सिद्धांत है, आर्हेनियस का क्षार का सिद्धांत अलग है, सबके लिए अलग अलग है अम्ल क्षार के सिद्धांत। लेकिन मैं साधारण की बात कर रहा हूं कि हम जहां साधारण क्षार किसको बोलेंगे, यदि उसमें ऋण आयन के रूप में क्या आया है, OH। यदि ऋण आयन के रूप में OH नहीं होता तो संभव था कि वो लवण होता, संभव था, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। तो अब इतना पक्का पता हो गया कि क्षार मतलब जिसमें OH रहेगा, ठीक है। अब आप कुछ क्षारों से परिचित हैं, सबने पढ़े हैं, ठीक है। जैसे उसने बोला, अब क्षार के केस में ऐसे है, क्षारकता वारकता के, जैसे अपन ने अभी अम्ल के केस में क्षारकता के आधार पर 3 अम्ल पढ़े, है ना। क्षारकता के आधार पर कितने अम्ल पढ़े, 3, और उसमें कुछ बीच में ऐसे भी आए कि जिनमें हाइड्रोजन ज्यादा था फिर भी वो त्याग कम का कर रहा था, तो उसकी उनको याद करने की जरूरत है। इसमें कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है, जितने हमको सूत्र में OH दिखेंगे उतने का त्याग करवा देंगे, ठीक है। तो इसलिए अम्लता के आधार पर क्षारों का कोई वर्गीकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है। से तो होता है, एक अम्लीय क्षार होता है, द्विअम्लीय क्षार होता है, त्रिअम्लीय क्षार होता है, लेकिन जरूरत नहीं है। सीधा हम क्या करेंगे, जैसे उसने बोला आप NaOH का तुल्यांकीय भार निकालिए, तो हमको पता है कि NaOH में सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, ठीक है, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। इसमें कितना OH है, ऋण आयन के रूप में OH आ रहा है ना, ये क्षार है। ऋण आयन के रूप में OH मतलब क्षार, सीधी सी बात, ठीक है। अब इसका मोलर, अब NaH का तुल्यांकीय भार निकालने के लिए हम इसी का क्या लेंगे, मोलर द्रव्यमान। इसका मोलर द्रव्यमान 40 होता है, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 और एक हाइड्रोजन, है ना। 23, 16, 39 प्लस 1, 40, देख लेना। और इसके द्वारा कितना OH का त्याग किया जाएगा, एक ही तो OH का त्याग करेगा, तो N कारक कितना आएगा, 1, है ना। फिर बोल दो सूत्र क्या चल रहा है, मोलर द्रव्यमान बटा N कारक चल रहा है, तुल्यांकीय भार निकालना है, सूत्र तो वही चल रहा है। अब केस क्षार का है तो N कारक क्या ले लिया, क्षार द्वारा त्यागे गए OH आयन, NaOH में कितने OH हैं, 1, कितना OH त्यागेगा, मात्र 1, तो इसलिए NaOH का तुल्यांकीय भार क्या आएगा, 40 ग्राम, जो उसका अणुभार था वही उसका तुल्यांकीय भार, ठीक है। सवाल आया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकीय भार कितना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार है, हाइड्रोक्साइड मतलब क्षार, ठीक है, ये भी क्षार है। इसका तुल्यांकीय भार कितना, तो देखिए इसका तुल्यांकीय भार कितना होगा, 2H है तो 2H का त्याग करेगा, मोलर द्रव्यमान कितना लेंगे, तो कैल्शियम का भार कितना, 40, कोष्टक के अंदर OH लिखा है, एक ऑक्सीजन 16, एक हाइड्रोजन 1, कितना हो गया, 17, 17 गुणित 2, 2 बार है ना, तो 34, 34 प्लस 40 कितना, 74, 2 बार OH का त्याग करेगा, तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का N कारक अर्थात त्यागे गए OH कितने हैं, 2 हैं, तो हम 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 37 ग्राम। तो हम बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकीय भार कितना आएगा, 37 ग्राम। समझ में आया होगा आपको। तो जब क्षार का केस आता है, तुल्यांकीय भार कैसे निकालते हैं, अम्लता का मतलब क्या होता है, ये आना चाहिए, ठीक है, उस अम्लता का भाग देते हैं और आगे बढ़े। अब लवण के केस पे आते, ठीक है। देखिए लवण क्या होते हैं, तो अभी आपको बताया था मैंने, एक साधारण लवण की बात करें, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए चीजें, एग्जाम में क्वेश्चन आए। साधारण लवण की बात करें, साधारण लवण, मैं यहां लिख देता हूं क्लियर। साधारण लवण में हमेशा एक धन आयनिक भाग होगा, धन आयनिक भाग, और एक भाग कैसा होगा, ऋण आयनिक। धन आयन के रूप में हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ऋण आयन के रूप में OH नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि धन आयन के रूप में हाइड्रोजन आया तो वो अम्ल कहलाएगा, यदि ऋण आयन के रूप में OH आया तो वो क्या कहलाएगा, क्षार। तो साधारण क्षार की पहचान क्या, कि उसका एक भाग हमेशा धनावेशित, पूर्ण रूप से धनावेशित दिखेगा, एक भाग पूर्ण रूप से ऋणावेशित दिखेगा, और दूसरा धनावेश के रूप में हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और ऋण आवेश के रूप में क्या नहीं होना चाहिए, OH नहीं होना। तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, साधारण लवण। अब लवण के लिए N कारक क्या बताया अभी आपको इससे पहले, लवण के लिए N कारक का मतलब मैं फिर से लिख देता हूं, लवण के लिए N कारक का मतलब क्या,
कुल धन आवेश की संख्या या फिर कुल ऋण आवेश की संख्या, दोनों में से कोई एक लेंगे। उदाहरण से समझो, सूत्र तो यही उपयोग करेंगे जो आपके सामने लिखा है, ठीक है। उसने बोला उदाहरण में सोडियम क्लोराइड NaCl नमक का तुल्यांकी भार निकालिए कितना है। नमक का तुल्यांकी भार, तो देखिए नमक का सूत्र है, इसका अणुभार निकालेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब ये आपका काम है, क्या आएगा 58.5, ठीक है। और नमक के अणुभार में मतलब मोलर द्रव्यमान में कितने का भाग दे देंगे, एक का क्यों, क्योंकि एक सोडियम के पास एक धन आवेश होता है, इतना हमको पता होना चाहिए, इसकी संयोजकता एक होती है, या फिर एक क्लोरीन के पास एक ऋण आवेश होता है, दोनों में से कोई सा एक लेना, तो अपन धनावेश ही लेके चलेंगे, ठीक है, कोई एक ही लेंगे, तो एक का भाग दिया तो हम बोलेंगे नमक का तुल्यांकी भार कितना 58.5, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, उसने बोला सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार निकाल के बताइए, सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार कितना आएगा। तो सोडियम कार्बोनेट का मोलर द्रव्यमान कितना, देखो ये भी लवण है, लवण है ना, सीधी सी बात है, ना हाइड्रोजन है ना OH है, धन आयन के रूप में हाइड्रोजन है नहीं, ऋण आयन के रूप में OH है नहीं, अम्ल हो नहीं सकता, क्षार है नहीं, वो तो स्वाभाविक सी बात है, कौन है ये, लवण, साधारण लवण। लवण के केस में सूत्र उपयोग किया, मोलर द्रव्यमान सोडियम कार्बोनेट का 106 होता है, आप निकाल के देख लेना, ठीक है। और कार्बोनेट का 30 होता है पूरे CO3 का, एक सोडियम 23, 2 46, ठीक है। कार्बोनेट का 60 होता है, 60 और 2 सोडियम का 46, 60 और 46 कितना 106, ठीक है। बटे में कितना देखो आप, एक सोडियम के पास एक धन आवेश होता है, तो यहाँ तो कितने सोडियम है, 2 सोडियम है, बस ये ध्यान रख लेना, ये मत सोच लेना 2 सोडियम पे कितना धन आवेश आएगा, 2 आएगा, तो कितने का भाग देंगे, 2 का। 2 सोडियम है, ये मैं क्लियर मार्क कर रहा हूं, ये देख लो 2 सोडियम, 2 सोडियम के कितने धन आवेश 2 है ना, इसलिए इसका तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा 53 ग्राम। हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार कितना, 53। और सॉल्व कर लेते हैं, आपको हर चीज क्लियर हो गई। सवाल आया कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार बताइए। कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार कितना, तो देखिए कैल्शियम 40, कार्बोनेट 60, अभी बताया, 60 और 40 कितना 100, तो मोलर द्रव्यमान अणुभार तो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना 100, एक कैल्शियम पर कितना धन आवेश लेते हैं हम, 2 धन आवेश लेते हैं, तो 100/2 मतलब कितना 50 ग्राम, तो बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार कितना आएगा 50। तो देखिए आपको किसी लवण का तुल्यांकी भार निकालना हो, अभी मैंने कितने केस बता दिए, 4 केस क्या क्या हो गए फिर से, एक तो तत्व या आयन का केस बताया, एक अम्ल का केस बताया, एक क्षार का केस बताया, और एक लवण का केस बताया। अभी ऑक्सीकारक और अपचायक बचा हुआ है, उसको अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पर यदि ये 4 आपको समझ में आ गए तो हम कुछ सवाल सॉल्व करते हैं, फिर ऑक्सीकारक और अपचायक के तुल्यांकी भार पे आते हैं, है ना, उसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ और कॉन्सेप्ट पर जाना पड़ेगा, इसलिए ये क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूं, मान लो उसने आपको क्वेश्चन दिया सोडियम बाय कार्बोनेट NaHCO3 का तुल्यांकी भार क्या आएगा, ठीक है। यदि तुल्यांकी भार क्या होगा, मैं सवाल ही लिख देता हूं, क्या होगा यदि इसका अणुभार m हो, मैंने अणुभार को m मान लिया है, अणुभार मतलब मोलर द्रव्यमान को क्या मान लिया है m, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूं मैं, आपके सामने ऑप्शन लिखे आएंगे, m/2, दूसरा ऑप्शन m/3, तीसरा ऑप्शन m, चौथा ऑप्शन उसने दिया 2m, जो भी है, ठीक है। आपके सामने सवाल क्या लिखा है, सोडियम बाय कार्बोनेट का तुल्यांकी भार क्या होगा यदि इसका अणुभार क्या हो m। ऐसे सवाल आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं, बस वही है कि हमको समझ में नहीं आते इस टाइम पे, तो कुछ क्या करना है, इस सोडियम बाय कार्बोनेट को हम कौन सी श्रेणी में रखें, पहले तो ये है क्या, ठीक है, इसकी पहचान करते आना चाहिए, तो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है। क्या फॉर्मूला है, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, मोलर द्रव्यमान अर्थात परमाणु भार या अणु भार बटे में क्या n कारक। n कारक किस पर निर्भर करता है, पदार्थ पर या तत्व या आयन।
मोलर द्रव्यमान तो उसने हमको सवाल में खुद दे दिया है, देखो अणुभार मोलर द्रव्यमान कितना दिया है m, तो ऊपर तो m आ गया, नीचे n कारक लेना है। n कारक कौन डिसाइड करता है? पदार्थ। इस पदार्थ को आप अम्ल बोलेंगे, क्षार बोलेंगे कि लवण बोलेंगे? आयन तो ये है नहीं, इतना तो समझ में आ ही जाता है, ये आयन तो है। अम्ल बोले, क्षार बोले, लवण, तो देखो बहुत सीधा सा है, हाइड्रोजन आया बीच में। कौन आया? हाइड्रोजन। मैंने बोला यदि धन आयन के रूप में हाइड्रोजन आया तो फिर वो अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है? अम्लीय। तो देखो ये क्या है? अम्लीय है, इसको हम बोलेंगे ये अम्लीय लवण है तो ये भी लवण, क्योंकि देखो इसका एक भाग धन आवेशित सोडियम भी और एक भाग ऋण आवेशित, ये है क्या? अम्लीय लवण। ना पूरा अम्ल है ना पूरा लवण है, ये क्या है? अम्लीय लवण, लेकिन अम्ल तो है ना। और अम्ल के केस में हम हमेशा एन कारक का मतलब क्या बोलते हैं? अम्ल के लिए एन कारक का मतलब क्या बोलते हैं? क्षारकता। और इसके पास कितना हाइड्रोजन है? एक, तो इसकी क्षारकता कितनी आएगी? एक। तो एन कारक कितना ले लेंगे? इसके लिए एन कारक कितना ले लेंगे? एक। बात समझ में आई? ये है अम्लीय लवण। अम्ल हमेशा प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन का त्याग करेगा, एक ही हाइड्रोजन है तो एक का ही त्याग कर पाएगा, तो क्षारकता 1/1 लिख देंगे, तो इसका तुल्यांकी भार कितना आया? m के बराबर है। ये तुल्यांकी भार m के बराबर। तो देखो पदार्थ पहचान में आ गए तो तुल्यांकी भार समझ में आ जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, देखो सवाल आया, सेम यही लिखा रहने दो, सिर्फ मैं सवाल में पदार्थ चेंज कर रहा हूं। यदि उसने आपको बोला कि कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, अभी तो मैं सूत्र बना के दे रहा हूं, सूत्र आपको आने चाहिए भैया, केमिस्ट्री वाले हो तो सूत्र आना चाहिए। उसने मान लो सवाल में सूत्र नहीं दिया, पूछा कैल्शियम फॉस्फेट का तुल्यांकी भार निकाली, पता चले एग्जाम में कैल्शियम फॉस्फेट का तुल्यांकी भार निकालने के लिए कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र ही नहीं मालूम है, तो कहां से निकलेगा तुल्यांकी भार? इस बार तो नेगेटिव मार्किंग है, तो अब तो परफेक्शन चाहिए आपको कि सूत्र मतलब परफेक्ट पता होना चाहिए तो जाके उसका, क्योंकि सवाल सूत्रों पे भी आधारित होते हैं, सूत्र ही नहीं पता है और आंसर ही नहीं निकाल पाएंगे हम। अब उसने कैल्शियम फॉस्फेट का तुल्यांकी भार पूछ लिया, सवाल में सूत्र नहीं दिया, सूत्र आपको पता होना चाहिए, पता चले सूत्र ही नहीं याद है और नेगेटिव मार्किंग कर बैठे, तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको अपनी एग्जाम के लिए, है ना। तो अब नेगेटिव मार्किंग से बचना है, परफेक्शन लाना पड़ेगा, पहले तुक्के भी चल जाते थे, अब तो वो भी नहीं चलेंगे। तो आइए ऑप्शन देता हूं मैं आपको। उससे बोला कैल्शियम फॉस्फेट का तुल्यांकी भार क्या, अणुभार कितना है? ऑप्शन है m/2, एक ऑप्शन दिया m/3, एक ऑप्शन दिया m/5, एक ऑप्शन दिया m/6। ठीक है, आपको इन चार में से कोई एक बता दें क्या है। तो देखो कैल्शियम फॉस्फेट का तुल्यांकी भार फॉर्मूला क्या होता है? मोलर द्रव्यमान बटा एन कारक। मोलर द्रव्यमान को उसने हमें क्या बोल दिया है? आप क्या ले लो? मोलर द्रव्यमान m ले लो आप, मोलर द्रव्यमान निकालने की जरूरत नहीं, उसने खुद बोला है m लेना है तो m नहीं लेंगे। ठीक है, और n कारक कितना लेंगे? तो देखिए एन कारक पदार्थ पर निर्भर करता है, सवाल में पदार्थ कौन है? कैल्शियम फॉस्फेट, ना इसके पास धन आयन के रूप में हाइड्रोजन है ना इसके पास ऋण आयन के रूप में OH है, ये कौन है? लवण। और यदि ये लवण है तो लवण के लिए एन कारक क्या लेते हैं? कुल धन आवेशों की संख्या या फिर कुल ऋण आवेशों की संख्या। कैल्शियम फॉस्फेट में धन आयन कौन है? कैल्शियम। धन आयन कौन है? कैल्शियम। पूरा फॉस्फेट ऋण आयन होगा। कैल्शियम धन आयन में एक कैल्शियम के पास कितना धन आयन होता है? दो धन आवेश होते हैं। यहाँ पे कितने हैं? 3 है, ये ध्यान रखना, जितने उतने पूरे का लेंगे। एक कैल्शियम पर 2 धन आवेश होते हैं तो 3 कैल्शियम पर कितने धन आवेश? 6। तो हम बोलेंगे इसका तुल्यांकी भार कितना आएगा? m/6, m/6 आना चाहिए। आया ये समझ में? तो ऐसे सरल सवाल आते हैं, देखो सरल है, कुछ लोग ये सोचते होंगे कि यार इतना बेसिक पर बेसिक क्या है, फॉर्मूला नहीं आया, सूत्र नहीं आया तो कैसे सरल हुआ? नेगेटिव हो जाएगा ना भैया, अंतर नहीं आएगा। तो चलो, तो ये अम्ल क्षार और लवण का केस था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब ऑक्सीकारक अपचायक का, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट केस आते हैं, और वो क्या जो आपके सिलेबस में स्पेशली दिया है ना, मैं उसकी बात करूंगा अभी के लिए। ऑक्सीकारक या अपचायक पदार्थ क्या होते हैं, पहले उस पर आते हैं। ठीक है, बात करते हैं ऑक्सीकारक और अपचायक। ऑक्सीकारक और किसकी बात करें? अपचायक, दोनों में अंतर होता है। देखो इन दोनों का संबंध क्रियाओं से है। ठीक है, क्रियाएं दो तरह की होती है, एक ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और एक कौन सी क्रिया होती है? अपचयन की। बात समझना, एक ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और एक कौन सी क्रिया होती है? अपचयन की। क्या होता है?
ऑक्सीकारक पदार्थों के अंदर हमेशा अपचयन की क्रिया होगी। पदार्थ है ऑक्सीकारक, लेकिन क्रिया कौन सी कहलाएगी? अपचयन। अपचायक पदार्थ वो होते हैं जो ऑक्सीकरण क्रिया दर्शाते हैं। वो पदार्थ जो ऑक्सीकरण दर्शाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अपचायक। बोलते उल्टा है ना। पदार्थ है ऑक्सीकारक, वो सामने वाले का ऑक्सीकरण करके देगा, लेकिन खुद का क्या करेगा? अपचयन करेगा। तो जिसमें अपचयन हो वो ऑक्सीकारक, और जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया हो वो कौन होता है? अपचायक। दोनों वर्ड एक दूसरे के उल्टे हैं भैया, समझ लेना। इसी में कुछ लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि किसको ऑक्सीकारक बोलूं, किसको अपचायक। ठीक है, तो पहले ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए। ऑक्सीकारक खुद का अपचयन करता है और अपचायक खुद का क्या करता है? ऑक्सीकरण। देखो अब इनकी परिभाषाएं भी बहुत सारी है। उसमें से अभी काम की जो है ना, मैं वो बताऊंगा, बता पूरी देता हूं। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन से क्रिया करना, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया करना। एक नहीं, बहुत परिभाषा है। अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का त्याग करना। यदि यह हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का उल्टा कौन है? ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन से क्रिया करना अपचयन, लेकिन ऑक्सीजन को त्यागना वो भी क्या है? अपचयन। ठीक है, तो यहां उल्टा। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करना। ठीक है, तो हाइड्रोजन के त्यागने की क्रिया को भी क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन से क्रिया करना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का त्यागना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ये दो परिभाषाएं तो ठीक है, काम की चीज। सबसे महत्वपूर्ण, यदि ऑक्सीकारक पदार्थ जो है जिसमें अपचयन की क्रिया हो रही है, इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? अपचयन की। यदि अपचयन की क्रिया हो रही है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला हमेशा क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला हमेशा क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। क्रिया कौन सी कहलाती है? अपचयन की। और इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला हमेशा क्या कहलाता है? अपचायक। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला क्या कहलाता है? अपचायक। क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। काम की चीजें तो ये, क्योंकि बहुत जगह इन्हीं का खेल चलता है, इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, यदि किसी ने इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो क्रिया ऑक्सीकरण की, लेकिन वो खुद पदार्थ कौन है? अपचायक। उदाहरण से समझ लो, मैंने बोला सोडियम बदला सोडियम धनायन। अच्छा, कोई भी परमाणु धनायन में बदलता है तो वो किसका त्याग करता है? इलेक्ट्रॉन का। किसका त्याग करता है? इलेक्ट्रॉन। तो इस सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का क्या किया? त्याग किया तो क्रिया क्या कहलाई? ऑक्सीकरण। क्रिया क्या कहलाई? ऑक्सीकरण। लेकिन पदार्थ खुद क्या कहलाया? अपचायक। बात समझ में आ रही है? अपचायक पदार्थ क्या कहलाया? अपचायक। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला, है ना। और समझ लो, मान लो फ्लोरीन है। फ्लोरीन बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये क्या बनाने चाहता है? फ्लोराइड आयन। इसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है, विद्युत ऋणात्मक। ठीक है, अधिक विद्युत ऋणात्मक। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, क्रिया क्या कहलाई? अपचयन। क्रिया क्या कहलाई? अपचयन। लेकिन ये पदार्थ जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ये तो क्या कहलाया? ऑक्सीकरण। देखो कितना अंतर है। अपचयन की क्रिया इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले, और पदार्थ क्या है? ऑक्सीकरण। यही चीजें हैं, वो उदाहरण से आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा, दोनों ही केस में क्या हो रहा है अब और समझना। अपचयन की क्रिया में ऑक्सीकरण संख्या घटती है। क्या घटती है? ऑक्सीकरण संख्या घटती है। ऑक्सीकरण संख्या पहले ज्यादा थी, बाद में क्या हो जाती है? घट जाती है। अपचयन के केस में ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? घटती है। ऑक्सीकरण के केस में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। सारा खेल जो अभी आने वाला है ना, वो ये ऑक्सीकरण संख्या का है। इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? घटती है और बढ़ती है। देख लो उदाहरण, यहां क्या चल रहा है? ऑक्सीकरण। एक सामान्य तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उदासीन, परमाणु उदासीन होते हैं। इतना तो आता है, जे थॉमसन मॉडल के आधार पे आपने परमाणु के बारे में पढ़ा होगा। परमाणु हमेशा उदासीन प्रवृत्ति दर्शाते हैं। ठीक है, तो मुक्त परमाणु का ऑक्सीकरण अंक को एक्स से दर्शाते हैं। देखो, जब उसने इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागा तब इसका ऑक्सीकरण अंक कितना? 0।
जब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसके ऊपर एक धन आवेश आ गया और धन आवेश आ गया तो इसका ऑक्सीकरण अंक कितना, एक। ऑक्सीकरण अंक कितना, एक। ये जो धन आवेश है इसी को ऑक्सीकरण अंक। तो देखो पहले ऑक्सीकरण अंक 0 था, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया, 1 हो गया। ऑक्सीकरण अंक बढ़ा कि घटा, बढ़ा ना, 0 से 1 पे गया मतलब बढ़ा। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने का मतलब क्रिया कौन सी, ऑक्सीकरण। पदार्थ क्या है, ठीक है। आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अभी मैं आपको ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ का तुल्यांकी भार निकालना सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए दोनों ही केस में क्या हो रहा है। ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों ही पदार्थों के केस में हो क्या रहा है, ऑक्सीकरण संख्या बदल रही है ना, इसलिए हमने वहां पे एन कारक क्या बोला था। ऑक्सीकारक या अपचायक के केस में एन कारक का मतलब होता है ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। कारण कि ऑक्सीकारक के केस में भी ऑक्सीकरण संख्या बदल जाती है क्योंकि वो घट जाती है, अपचायक के केस में भी ऑक्सीकरण संख्या बदल जाती है कारण कि वो बढ़ जाती है ना। उदाहरण से समझाया है, कहाँ बढ़ रही है कहाँ घट रही है आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो अब देखो आपके सिलेबस में एक तो पोटेशियम परमैंगनेट दिया हुआ है और एक पोटेशियम डाइक्रोमेट। मैंने बोला था मैं अभी उनका केस बताऊंगा जो आपके सिलेबस में उनके क्वेश्चन आते हैं, तो अब मैं उनके केस पे है ना, और उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताने जा रहा हूं, वो आपको हमेशा याद रखनी होंगी क्योंकि आपको सवाल में लिख के नहीं देगा, वो आपको आना चाहिए। तो हम बात करते हैं मेन, एक तो ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में आपके सिलेबस में एक दिया हुआ है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इसके बारे में मैं कुछ आपको जानकारियां बताऊं। K2Cr2O7 हमेशा अम्लीय माध्यम में कार्य करेगा। हमेशा कौन से माध्यम में कार्य करता है, अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। इसकी क्रियाएं हमेशा अम्लीय माध्यम में ही होंगी, अम्लीय माध्यम में कार्य करता है, क्रियाएं हमेशा अम्लीय माध्यम में देगा, क्षारीय उदासीन में नहीं देता है। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखना, पूछ लेता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट की हमेशा प्रवृत्ति होती है कि जब ये अम्लीय माध्यम में क्रिया करता है, तो देखो ये पोटेशियम को इतना काम का नहीं, ये पोटेशियम इतना काम का नहीं है। पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है Cr2O7 का, Cr2O7 डबल माइनस। ठीक है, इस डबल माइनस की संयोजकता को पूरा करने के लिए 2 पोटेशियम लिए जाते हैं, तो K2Cr2O7 हो जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में, बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं क्योंकि हमेशा यही चलेगा, हमेशा पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में एक ही चीज बनाएगा, एक ही चीज बनाएगा Cr3+ आयन, क्रोमेट आयन। कौन सा आयन बनाएगा, क्रोमेट आयन। उसकी प्रवृत्ति है क्रोमेट आयन बनाने की। ठीक है, यह नहीं सोचना है सर कैसे क्या क्यों होती है प्रवृत्ति, क्योंकि अभी इतना हमारे पास टाइम नहीं कि हम डिटेल पढ़े। ठीक है, क्रिया में हमेशा पोटेशियम डाइक्रोमेट यही काम करता है। ठीक है, अब पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमेट वाला भाग हमेशा क्या, डाइक्रोमेट हमेशा इसमें बदल जाता है Cr3+ आयन में, इतना आपको आना चाहिए। अब देखो सवाल ये पूछता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का तुल्यांकी भार कितना होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ। इसका परिवर्तन हमेशा ऐसे ही होता है, क्रिया से पहले इसका ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं। क्रिया से पहले इसका क्या निकालते हैं, ऑक्सीकरण अंक। किसका, Cr2O7 का। पोटेशियम से कोई दिक्कत नहीं, उसको मत देखो, काम की चीज उसमें सिर्फ इतना भाग है। पोटेशियम तो संयोजकता पूरी करने के लिए आया था। ठीक है, क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक इसलिए निकालते हैं क्योंकि क्रोमियम संक्रमण धातु है, संक्रमण धातु में परिवर्तनीय ऑक्सीकरण संख्या चलती है, इसलिए परिवर्तन क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या में होगा, बाकी ऑक्सीजन में नहीं होगा। ठीक है, तो क्रोमियम जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं उसको क्या मान लेते हैं, X। 2 क्रोमियम है सूत्र में, तो क्या मानेंगे, 2X। ठीक, एक ऑक्सीजन का सामान्य आवेश क्या होता है, -2, 7 ऑक्सीजन है, सामान्य आवेश क्या आएगा, -14। क्रोमियम से क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, इसलिए बीच में प्लस लगा है, जिनको आता है। ठीक है, बराबर, बराबर में क्या लिखेंगे, तो देखो बराबर में इस पूरे सूत्र पे कितने ऋण आवेश हैं, 2 ऋण आवेश, तो बराबर में -2। यदि सूत्र उदासीन होता है तो बराबर में 0 आता है। बराबर, सॉल्व करते हैं, 2x बराबर कितना आ जाएगा,
-2 प्लस 14, ये 14 उधर ले जाएंगे, प्लस 14 बन जाएगा। ठीक है, तो 2x बराबर कितना आया 7x, सॉरी 2x बराबर कितना आया 12, तो x बराबर यहाँ पे कितना आएगा 6। तो देखो डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक कितना है 6, क्रिया हुई, अम्लीय माध्यम में गया, परिवर्तन किसमें हुआ Cr3 प्लस आयन में, Cr3 प्लस आयन में x का मान अर्थात इसमें क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा +3, कितना आएगा +3। जो आवेश होते हैं उसको भी ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं, आयनों के आवेश को भी ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं, और सूत्रों में निकालना हो तो फिर इस तरह से कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब क्या हुआ कि क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या में बदलाव कितना हुआ, पहले 6 था, बाद में 3 हुआ, परिवर्तन बीच में कितने का आया 6 से घटकर 3 पर गया, तो परिवर्तन कितने का आया, यहाँ पर परिवर्तन आया 3 का। समझना, अभी बहुत काम की चीज बताने जा रहा हूं। परिवर्तन बीच में कितना आया 6 और 3 के बीच का अंतर कितना है, कितनी इकाई का अंतर है 3 का, तो परिवर्तन कितना आया 3 का। लेकिन हमने यहाँ पे x एक क्रोमियम के लिए निकाला, मैंने बोला ना x एक क्रोमियम, सूत्र में क्रोमियम कितने हैं 2 हैं, वापिस 2 का गुणा होगा, परिवर्तन कितने का होगा 6 का। यहां गड़बड़ करते हैं, अभिकारक में उस तत्व के जितने परमाणु होंगे उतने का गुणा कर देना है परिवर्तन में, ये काम की बात है, ये ट्रिक है, आप जो भी समझे। यदि नहीं किया तो आंसर गलत हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, जो आपने परिवर्तन निकाला वो 1 के लिए निकाला था, x मतलब कितना 1 के लिए, 1 के लिए परिवर्तन कितना आया 3 आया, और मेरे पास सूत्र में अभिकारक वाले सूत्र में, ये अभिकारक है ना, इस अभिकारक वाले सूत्र में क्रोमियम कितने हैं 2, इसलिए गुणा कितने का किया 2 का, बराबर कितना लिया 6। अब 2018 में यही तो क्वेश्चन आया था, उसने पूछा था पोटेशियम डाइक्रोमेट का तुल्यांकी भार कितना होता है, अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट का तुल्यांकी भार कितना होता है। हो सकता है इस साल पोटेशियम परमैंगनेट का दे, पोटेशियम परमैंगनेट की कहानी तो और भी रोचक कहानी है, देखेंगे आगे। ठीक है, तो देखो डाइक्रोमेट के लिए इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, तो क्रोमियम का द्रव्यमान होता है 52, एक क्रोमियम का 52, 2 क्रोमियम का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 104। बाकी ऑक्सीजन और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान, एक पोटेशियम का 39, 2 पोटेशियम का आप लेंगे तो एक पोटेशियम का 39, 2 का कितना 78। ठीक है, 78 प्लस 104 है ना, और 112 किसका ऑक्सीजन का, टोटल आप करेंगे 294 निकले, देख लेना टोटल कर लेना कितना आ जाएगा 294 बटे में एन कारक, क्या लेना है एन कारक, एन कारक कौन ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक पदार्थ का एन कारक मतलब क्या होता है ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। देखो ये परिवर्तन, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन कितने का आया 6 का, कितने का भाग देंगे 6 का, और 6 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 49 ग्राम। तो दोस्तों आंसर 49 ग्राम था ये ऑप्शन में। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट तो आपके सिलेबस में भी है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आते हैं, कौन से माध्यम में कार्य करता है, डाइक्रोमेट का परिवर्तन किसमें होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन कितने का होता है, डायरेक्ट सवाल आता है, तो ये आने चाहिए। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं आपको पोटेशियम परमैंगनेट का केस पढ़ाऊंगा और साथ में सीमांत अभिकर्मकों की पहचान कैसे की जाती है इसके बारे में सीखेंगे, समीकरण कैसे सॉल्व किए जाते हैं बहुत आसान तरीके से सीखेंगे, क्योंकि समीकरणों के आधार पर सवाल आते हैं। तो एक लास्ट लेक्चर आपके रसायन की मूलभूत अवधारणाओं का बचेगा, पोटेशियम परमैंगनेट की कहानी, सीमांत अभिकर्मक क्या है, समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं उस पर आएंगे। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।